हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर टेक्निकल फैक्टर्स दिए हैं, हमने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और यहाँ पर टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर पुरानी ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस करते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होता है वो वीक होता है एंड दैट मेक्स नॉट मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी। तो आइडल जो टेक्निक्स होती है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये पुराने ज़माने में जो भी प्रोडक्टिविटी के जो भी टूल्स थे और टेक्निक्स थे वो यूज़ करते थे, तो दैट हैव द वीक प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भी प्लाउ से, बुलॉक से और अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्टिविटी की जाती है। और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हाइब्रिड सीड्स का और ट्रैक्टर, नए नए इक्विपमेंट्स वो नहीं यूज़ होते थे, तो दैट हैव लो प्रोडक्टिविटी। पर नावाडेज जो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्निक्स, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सब नए नए मशीन्स आए जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी हाई हुई और उसका क्रॉप ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा और पेस्टिसाइड से कीड़े मर जाते थे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी। सो दैट हैव द हेल्पफुल टू द फार्मर्स। सो लो प्रोडक्टिविटी के लिए यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दैट फार्मर यूज प्लाउ एंड बुलॉक इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर की जगह पे ये, और ट्रेडिशनल सीड्स इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड सीड्स, तो इसकी वजह से, और काउडंग यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, तो इससे भी लो प्रोडक्टिविटी होने लगी। So these all are the technological factors through that low productivity होने लगी। Then other factors के अंदर है pressure on population। जो प्रेशर था पॉपुलेशन का, पहले तो एग्रीकल्चर बेस जो भी पॉपुलेशन था दैट हैव टू बी 72% दैट आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पर धीरे धीरे वो रिडक्शन होने लगा और 2001-2 के अंदर दैट हैव डिक्रीज टू 58%। तो कम से कम पॉपुलेशन एंगेज हुई एग्रीकल्चर एरिया के अंदर और उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा करनी हुई। सो दैट हैव द प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन टू मेक मोर एंड मोर प्रोडक्शन। सो एम्प्लॉयमेंट 49% जनरेट होता था in 2013-14. So that have the burden on agriculture, but still higher than other sectors, even high compared abroad economics। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हुआ है 49%, दैट इज द गुड पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट बाहर के देश जो है, बाहर की इकोनॉमी है, उसकी कंपैरिजन में हमारा जो सेक्टर है वो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोडक्शन और इनकम अमॉन्ग बिग मास ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे पर हेड इनकम तो एवरेज निकालते हैं और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं, सो वैसे ही बिग मास ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड कर देता है एग्रीकल्चर इनकम को। सो इट शोज द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो पर लेबर बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है ऐसा माना जाता है। अदर फैक्टर्स के अंदर सेकेंड फैक्टर है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए दे हैव टू मेक सम प्रोग्राम्स
और वो प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस, पर गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन मच एफर्ट, नॉट अलोकेट टाइम एंड मनी फॉर द एग्रीकल्चर। तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो इंडस्ट्रियल फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला, तो वो अच्छे से डेवलप हुआ एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा पीछे रह गया। और फाइनली इट कैन बी सेड दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ irregular and slow rate of development as compared to the industrial sector. Government has not given help to it, and due to that only Indian agriculture sector is in a worrisome condition, means चिंताजनक परिस्थिति में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हैव टू टेक द स्टेप्स। तो ये थे कॉजेज़, रीज़न थे जिसके थ्रू हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होती है, प्रोडक्शन लो होता है। पर अब मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या क्या मेजर्स लेंगे जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्डनेस जो है वो छोड़नी होगी और नया नया एक्सेप्ट करना होगा। मेन ऑक्यूपेशन जिसका एग्रीकल्चर है उसको तो इकोनॉमी का हमारी कंट्री के अंदर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके होगी। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनकम जनरेट होगी, रूरल एरिया के अंदर इंक्रीमेंट होगा और इंडस्ट्री को भी डेवलपमेंट मिलेगा। इंडस्ट्रीज के साथ सर्विस सेक्टर ऑल्सो हैव टू बी डेवलप्ड, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगी सो दैट हैव टू बी इंक्रीज इन द इंडस्ट्री, और सेम वे सर्विस सेक्टर ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, तो ये जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इंडस्ट्री जो है वो हेल्प लेती है सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, व्हाटएवर। तो ये सब एक दूसरे से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से ज़रूरी है। तो एज अ सॉल्यूशन एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब का सॉल्यूशन निकाला है। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी, बेरोजगारों को रोजगारी पूरी करना। अर्बनाइजेशन मीन्स सिटी का डेवलपमेंट करना। माइग्रेशन मीन्स एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाना रोजी रोटी कमाने के लिए। एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मीन्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल होता है वो। तो यहाँ पर 3 मेजर्स लिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स एंड अदर मेजर्स। वी हैव टू स्टडी इट इन अ डिटेल। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स इसके अंदर है इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, जो ज़मीन के रिलेटेड रिफॉर्म्स है तो ज़मींदारी सिस्टम को नाबूद करना, एबॉलिश करना। एंड टू प्रोटेक्ट टीलर्स एंड टू कंट्रोल रेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो टीलर एक्ट का मतलब है कि जो खेत जोतता है उसकी ज़मीन हुई, सो दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंट एंड प्रोवाइड्स ओनरशिप ऑफ द लैंड ऑफ द फार्मर्स। और ओनरशिप मिली फार्मर्स को, लैंडलेस लेबर को भी प्रोटेक्शन मिला, उनको भी मजदूरी मिलने लगी। टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर, फार्मर का शोषण जो है वो बंद करने के लिए। एंड दिस वे फार्मर में हैव बिग शेयर ऑफ देयर क्रॉप। तो जब फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन बंद हुआ तो अब फार्मर इंटरेस्टेड हुए फार्मिंग करने के लिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट होने लगा। सो दिस में बिकम causes to do more efforts to increase agriculture productivity. So overall it may increase agriculture productivity. Then second is of
अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट में भी आपको एक वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द एक्ट ऑफ द नाबार्ड? टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर मॉनिटरी फैसिलिटी। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक अंडरटेकन बाय इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीन्स हमारा आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हुआ। एसबीआई जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक इंट्रोड्यूस हुए जिससे आईसीआईसीआई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जैसे है वैसे ही नाबार्ड है। जो नाबार्ड है वो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए क्रेडिट देती है। So even National Bank for Agriculture and Rural Development. What is the full form of NABARD? National Bank for Agriculture and Rural Development, and which is a body of the RBI set up in 1982. Special cause of the agriculture sector and regional rural bank, that is RRB. ये डेवलप हुए टू प्रोवाइड द क्रेडिट, फार्मर्स को लो प्राइस पर क्रेडिट मिले। एंड द लैंड डेवलपमेंट बैंक LDB दैट हैव डेवलप्ड फॉर प्रोवाइडिंग द चीप एंड इनफ क्रेडिट टू इंडियन फार्मर। चीप मीन्स कम ब्याज पर, और जितना मिल सके मैक्सिमम उतना वो फार्मर, इंडियन फार्मर को क्रेडिट देते थे। तो दैट आर ऑफ 3 बैंक्स, 3 बैंक के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड होती थी। दैट इज ऑफ नाबार्ड, RRB एंड LDB. सो cheap and enough credit in order to increase the agriculture productivity. Then third measure है improvement in the sector of agriculture marketing. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर अच्छे भाव मिलेंगे तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सो हियर द स्टेप्स आर टेकन। रेगुलेटेड मार्केट हैव टू बी सेटअप। रेगुलेटेड मीन्स गवर्नमेंट का अंडर टेकन बाय स्टेप्स, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही प्राइस सबको मिलती है। सो ट्रेडर हैव टू परचेज दैट सेम प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर। फार्मर के पास से वही प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वही फार्मर से उसी प्राइस पर प्रोडक्टिविटी खरीदेंगे। देन टू क्लासीफाई द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज पर देयर क्वालिटी मार्क, दैट इज ऑफ एग मार्क। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग मार्क्स जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है तो ISI होता है, तो वैसे एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क होता है। नेशनल वेयरहाउस कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर। तो वेयर हाउसिंग जो होते हैं उसके अंदर स्टोरेज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर प्रोडक्शन करो, हम वेयर हाउस में उसका स्टोरेज करेंगे। ओके, सो दैट वे ऑल्सो फार्मर हैव टू बी एनकरेज्ड एंड system have to be developed to provide information about price of the agriculture product. तो प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मिलने लगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पर जो भी प्राइसेस है वो, या फिर प्रोग्राम्स टीवी के अंदर न्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते हैं, तो उसके थ्रू भी प्राइसेस पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट के कितने प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, दैट हैव टू बी डिक्लेयर्ड। वैसे सिस्टम बनाई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मार्केट प्राइस चेंजेस, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे कम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग टू फार्मर हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो दिस आर अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ एग्रीकल्चर रिसर्च, this is also very important. Indian farmer are not able to do research. तो ये जो रिसर्च नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे, तो ये जो ड्यूटी है रिसर्च करने की ड्यूटी वो RBI ने, गवर्नमेंट ने नाबार्ड को सौंप दी है।
नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एंड इट डज मैनी रिसर्च एंड इट गिव्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू द फार्मर। तो माहिती भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर को कि कैसे कल्टीवेशन किया जाए, बेस्ट कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल मेथड छोड़कर नई टेक्निक्स से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करें, तो वैसी ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेडिशनल टेक्निक विथ ट्रेडिशनल टेक्निक बट बाय प्रोडक्ट एज पर राइजिंग डिमांड। जिस की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्रोडक्टिविटी करनी, उसके बारे में नॉलेज दिया जाता था। और कैन अर्न मोर इनकम एंड स्टार्ट डूइंग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट ओरिएंटेड मीन्स मार्केट में जो जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसी का प्रोडक्शन करे फार्मर, तो ही उनको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। So to include them in agriculture reform programs, collective rural development programs, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP जिसको कहते हैं, जन धन योजना एट्सेट्रा started to modernize the agriculture sector to direct them for increase in the agriculture productivity। तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं विच प्रोग्राम्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जन धन योजना एट्सेट्रा हैव टू बी मॉडर्नाइज। तो इसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए हेल्पफुल थे। नाउ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रूव सीड्स यूज़ करने लगे, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स, जिससे ट्रेडिशनल सीड्स जो होते हैं उससे एक सीड्स बोने से 5 सीड्स मिलते थे, पर हाइब्रिड सीड्स जब सो करते हैं तो उसके थ्रू 10 सीड्स ऐसे ग्रो होते हैं। सो दैट कैन बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद द हाइब्रिड सीड्स। एंड स्पीडी एंड प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज। India has achieved a notable rise in the food grains production with the help of this type of seeds। तो हाइब्रिड सीड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज नोन एज एट द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो जब प्रोडक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज होता है तो वो एक क्रांति कहलाती है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एज अ सीड रिवॉल्यूशन, और उसको सीड रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गिव प्रायोरिटी टू सीड्स डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। तो ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 3 जो है वो सहभागी है। मीन्स दे ऑल आर टुगेदर टू इम्प्रूव द सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स इम्प्रूव करते हैं। देन यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश एंड अदर केमिकल वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडिया। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो अच्छे से हाइब्रिड सीड्स में ग्रो होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटी। तो पानी की भी ज़रूरत होती है, तो दैट ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज्ड। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो है वो
इरिगेशन फैसिलिटीज़ का है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसके थ्रू स्मॉल स्केल मोटिवेट किया गया था, इरिगेशन फैसिलिटी स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इसके थ्रू प्रायोरिटी दी गई कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो तो उनके जो क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। एंड टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटअप। तो आपको 1 मार्क में पूछ सकते हो ऐसा क्वेश्चन है। टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो दोनों सेटअप किए गए। इन एडिशन दैट इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट टू डेवलप देयर अदर फैसिलिटीज, नाबार्ड बीइंग असाइंड। तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट तो थे, उनको नाबार्ड ने असाइन किया कि वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करे जिससे इरिगेशन प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल का यूज़ करके भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मशीन्स, मशीन्स का यूज़ जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल पंप एट्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं वो मॉडर्न मशीन्स है जिसके थ्रू काम इजी हो जाता है। कम से कम पीपल हैव टू बी यूज्ड फॉर दिस और मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होता है। सो दिस मशीन्स हैव टू बी मेक वर्क ईजियर फॉर द फार्मर्स। देन पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो है वो यूज़ करते थे जिसके थ्रू भी अच्छे से प्रोडक्टिविटी होती थी और जो डिजीज़ है वो क्रॉप के नहीं होते थे। वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो पेस्टिसाइड्स के थ्रू कंट्रोल में आते थे। एंड लॉस ऑफ क्रॉप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विच ऑल्सो गिव हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये जो पेस्टिसाइड्स आई तब क्रॉप का लॉस नहीं होता था, नाश नहीं होता था, एंड दैट हैव टू बी गुड साइन फॉर सॉइल टेस्टिंग। मीन्स जो ज़मीन होती है वो कितना फर्टाइल है उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करते हैं। तो लैंड का सैंपल लेकर इंस्टीट्यूशन के अंदर टेस्टिंग होता था। सो दैट हैव टू बी हाउ मच साइंटिफिकली कल्टिवेबल लैंड है और उसके अंदर कितना क्रॉप ग्रो हो सकता है। सो दैट कितना एलिमेंट्स अंदर ऐड करेंगे तो और फर्टाइल ज़मीन हो सकती है। सो दैट हैव टू बी soil testing can be analyzed. So this way land can be made favorable to crop and it become capable to give high productivity. तो फेवरेबल क्रॉप उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई बन सकती है बिकॉज ऑफ सॉइल टेस्टिंग। और अदर मेजर्स के अंदर है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स आर नीडेड टू एडुकेट, फार्मर को एजुकेशन देना ज़रूरी है। और इन्फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, उनके बारे में वर्किंग पैटर्न, वो सब के बारे में भी अवेयर करवाना ज़रूरी है। सो वीकेंड फॉर बैड कस्टम, जो पुरानी पाश्चात्य संस्कृति है उसको गांव के अंदर वो छोड़कर नया कुछ एक्सेप्ट करना। नॉट बिलीव इन अ फैटलिज्म, मीन्स अपना जो प्रारब्ध है, मेरे नसीब में जो है वो ही मुझे मिलेगा, नसीब में होगा तो बारिश होगी, तो ये हुआ फैटलिज्म। तो वो ना करे फार्मर्स। तो ये इसके थ्रू वो छोड़कर नया कुछ एक्सेप्ट करे। न्यू मेजर्स लाइक एग्रीकल्चर फेयर कैन बी, एग्रीकल्चर फेयर मीन्स मेले लगते हैं जिसके अंदर सीड्स का और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दैट हैव टू बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स एनकरेज होंगे। देन जो भी कैटल रेयरर्स है उनकी एक्टिविटीज़, पोल्ट्री फार्मिंग, जंगल की प्रोडक्ट्स होती है उनको भी डेवलपमेंट किया गया, दैट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उनके थ्रू भी
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने लगी. इफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सपांडेड टू रूरल एरिया, दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी सपोर्टेड टू एग्रीकल्चर. तो रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो स्मॉल स्केल, तो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के कैन मेक इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ईजियर. तो ये थे सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर. थैंक यू.